ठीक है ना। एक मैंने फॉर्मूला सीट यहाँ पे लगा ली है, अभी ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा ये क्लास के बाद, जिसमें सारे फॉर्मूला ऑर्डरली हिंदी में दिए गए हैं, ठीक है ना। ये संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है। मैंने ये बता दिया था संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें से प्राकृत या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मैंने बताया था। ये प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। जिसमें से एक, ये एक पॉइंट मेंशन करने वाली है कि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आती, क्योंकि स्टार्ट होती है 1 2 3 से। ठीक है। होल नंबर्स बताया था, जीरो से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, सबसे छोटी जीरो होगी। इंटीजर्स में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हमने डिस्कस किया था। इसमें एक और पॉइंट ये है कि जीरो, शून्य, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सिर्फ पूर्णांक है। ठीक है। इंटीजर्स में आता है, जबकि ये देखना, ये इंटीजर्स में है, ये पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है ना। रियल नंबर्स के बारे में हमने, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। परिमेय संख्याओं के बारे में भी डिस्कस किया था, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जो परिमेय जिनका मान निकाला जा सके दशमलव के कुछ अंक तक। ठीक है, जिसमें से ये क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं हो सकता, मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर में से हर जो है ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, मान निकालना निश्चित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, और ये इनफाइनाइट जो होती है ये अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं आ पाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ इसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर जिनको बोलते हैं, जैसे 4 9 16 25 ऐसे एटसेट्रा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब तो नॉर्मल चीज है, इनका अंडर रूट लेने पर भी परिमेय, क्योंकि अंडर रूट का 4 लेंगे तो ये 2 आएगा, +- 2 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं, ये परिमेय संख्याएं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। जो दशमलव संख्याएं 3 4 अंक बाद जाके टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं, वो तो परिमेय हैं। लेकिन जो ऐसे रिपीटेड होती हैं, 0.3333, जैसे 1/3 की वैल्यू, तो ये तो 0.333333 टर्मिनेटिंग है नहीं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड है। ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 0.333 की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये इनकी वैल्यू आवर्ती दशमलव है। ये जितने भी रिपीटेड वाले हैं इनको आवर्ती ही बोलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे अनावर्ती जो हैं, जिनको हम दशमलव, मतलब रिपीटेड नहीं है, ये शांत दशमलव हैं। और जो रिपीटेड वाले हैं वो आवर्ती दशमलव, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, शून्य भी है, और पूर्णांक तो होते ही हैं परिमेय, क्योंकि उनको मापा जा सकता है, जो भी पूर्णांक हैं। वास्तविक संख्याएं सारी परिमेय संख्याएं, जो जितनी भी, एक चीज और देख लेना आप लोग, जितनी रियल नंबर्स हैं नंबर सिस्टम पे, सारी परिमेय संख्याएं नहीं हैं। रियल नंबर्स का एक सेट है बड़ा सा,
अगर ये रियल नंबर है तो इसी के अंदर इंटीजर्स आएंगे, आई। इसी के अंदर नेचुरल नंबर आएगा, इसी के अंदर होल नंबर आएगा, इसी के अंदर आपका परिमेय संख्या रेशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर सारे इसी के अंदर आएंगे। अब इनके बीच में म्यूचुअल कनेक्शन भी होता है, जैसे ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया, बट पूरी तरह से सही नहीं होगा सेट में, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो मुझे कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये इंटीजर हो गया, इसके अंदर का ये रियल नंबर हो गया, इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो कुछ ये नेचुरल नंबर हो गए और ये हो गया आपका होल नंबर, सारे जीरो को लेके, ये नेचुरल नंबर ये होल नंबर, ऐसे करके। ये सेट थ्योरी में एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, अभी नंबर सिस्टम पे फोकस करते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या, ये भी मैंने बताया था जिनका परिमापन ना हो सके। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी लिखे जा सकते हैं, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी इसमें भी, √2, पाई, √3, 99, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, अभाज्य संख्याओं पे हमने बात नहीं की थी, इसको देख लेते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं। इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक और स्वयं से, जो कि नंबर कोई एन है मान लो, एक और स्वयं से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, किसी और संख्या से अगर विभाजित नहीं हो पा रही हैं, उनको अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो एक के अलावा, एक से बड़ी जो होनी चाहिए, क्योंकि एक और स्वयं से होनी चाहिए, तो एक के अलावा इससे बड़ी दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, प्राइम नंबर। इसके बाद ऐसे तीन है, पांच है, सात है, नौ है, 11 है। इन सब में जब आप लोग एक कॉमन फैक्टर देखेंगे, ये स्वयं से और एक से विभाजित हो सकती हैं, तीन भी, पांच भी, सात भी, 11 भी, ये सारी वैल्यूज, इनको किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा एक चीज और इसमें देखने को मिलेंगी, अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है, दो। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई सम संख्या आएगी भी तो वो दो से विभाज्य होगी, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, सिंपल बात है। ठीक है ना। एक यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है मैंने, इसमें मैं शेयर करूंगा पीडीएफ है, कि अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे, अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो 191 एक कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर चेक करेंगे इसका, मतलब किसका स्क्वायर है, किसके आसपास है। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो ये 191 196 के करीब है, इससे छोटा है जस्ट, तो हम ये वैल्यू लेंगे 14। और 14 से छोटी जितने भी नंबर्स हैं जो अभाज्य नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे, 2 3 5 7, 11 और 13 तक, 14 से पहले तक, इनसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे 191 को। अगर ये किसी से, इन सब में से किसी से डिवाइड हो जा रही है, तो ये अभाज्य नहीं है, किसी से डिवाइड है तो, अदरवाइज ये अभाज्य संख्या है। तो इसको जब हम देखेंगे 191, तो यहाँ पे ये किसी से भाज्य नहीं है, कोई इसको विभाजित नहीं कर पा रहा है, 2 3 5 7 11 13 में से कोई भी, तो ये अभाज्य संख्या है, निकल के आएगी 191। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स वो हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल सी बात है, एक और स्वयं के अलावा भी उनके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, जैसे कि अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या, 4 6 8 9 10। जैसे मैंने एक ले लिया 32, तो 32 को मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ, 16 8 से मल्टीप्लाइड लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या सिंपली 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, 5 बार 2 का मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया। ठीक है ना। या कोई एक कंपोजिट नंबर, ये है, कितना आ जाएगा, 30 90 180, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, जिनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ही रहता है,
सहअभाज्य संख्याएं, जैसा कि नाम है वैसे भी इनका ये है। सहअभाज्य का मतलब दोनों आपस में अभाज्य हैं, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी एक अभाज्य संख्या होगी, नहीं। 35 आप देखेंगे, 35 5 से भी डिवाइड हो सकती है और 7 से भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो फैक्टर निकलेगा 5 इंटू 7, 5 7 35। तो 35 तो ऐसे अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में ये जो दोनों का जोड़ा बना है, 35 39, ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि आपस में इनका कोई फैक्टर नहीं है कॉमन। ये आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं, जैसे कि ये 25 और 9 हो गए, 7 और 9 हो गए। तो इनको सह अभाज्य बोलते हैं, कि साथ में अभाज्य हैं, अलग अलग अभाज्य नहीं है। ठीक है ना, सह अभाज्य में। अब आती है जुड़वा अभाज्य। ये वो है जो आपके दिमाग में सह अभाज्य से स्ट्राइक करता होगा। सह अभाज्य का मतलब है साथ में अभाज्य हैं, अलग अलग नहीं है। जुड़वा अभाज्य का मतलब जुड़ वो अभाज्य संख्याएं दो अलग अलग जो कि जुड़वा हैं। और जुड़वा होने का एक और होता है ना, जुड़वा बच्चों में बहुत कम गैप होता है दोनों में। तो ये गैप दो का हो, दो, दो का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में से, 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 और 31, दो दो का गैप होता है। ये जुड़वा अभाज्य हो गई, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिंपल है ये सब। तो सम संख्या विषम संख्या पिछले लेक्चर में बता दिया था, उस पे क्वेश्चन भी बता दिया था, फॉर्मूला पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग कक्षाओं में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे 5900 ऐसे करके, 26, ये। तो इसमें हम देखेंगे, ये इकाई की संख्या हो गई, ये दहाई की, ये सैकड़ा की, ये हजार की। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हजार के स्थान पे 5 है, 100 के स्थान पे 9 है, दहाई के स्थान पे 2 है, और इकाई के स्थान पे 6 है। इन सब की फेस वैल्यू आपस में, 6 की 6, 2 की 2, 9 की 9 और 5 की 5, फेस वैल्यू, इन्हीं को बोलते हैं जाति मान। लेकिन स्थानीय मान स्थान से डिसाइड होता है, कौन से स्थान पे इनकी वैल्यू है। ठीक है। तो ये स्थानीय मान कब काम देता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो लिख देंगे कि PQRS एक 4 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर में, इसमें ये स्थानीय मान बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब इसमें RS PQ की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग कंडीशन क्वेश्चंस में रहती है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में यह स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम देता है। कि 5926 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ इस पे। ठीक है ना, बाकी ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब ये विभाज्यता के कुछ नियम है, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे सॉल्व हो जाते हैं। कि एक तो सबसे सब हाँ सारे नंबर्स एक से विभाज्य हैं। दो से विभाज्यता मतलब सम संख्या है, सम संख्या पता ही है, दो से विभाज्यता में जीरो या सम संख्या हो तो दो से विभाज्य है। तीन से विभाज्य होने का मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो। अगर सारे नंबर्स के डिजिट्स को जो ऐड करने पे नंबर मिल रहा है वो अगर 3 से विभाज्य है, जैसे कि ये 2997 है, सारे डिजिट्स को ऐड किया, 2997 को 27 आया, 27 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 2997 ये 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना होगा। अगला 4 से विभाज्यता है। 4 से विभाज्यता देखने का सबसे आसान तरीका है, आखिरी के दो डिजिट अगर 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ये नियम है ना। तो 2512, 2512 संख्या का एग्जाम्पल एक है यहाँ पे। 12, लास्ट के दो डिजिट अंक यही हैं 12, आखिरी दो अंक जो हैं ये 4 से विभाज्य हैं, इसलिए 2512 भी 4 से विभाज्य है। ठीक है। अगर लास्ट में दो जीरो हैं तब भी 4 से विभाज्य होती है, क्योंकि 100 भी 4 से विभाज्य है। 100 के आखिरी में दो जीरो हैं, दो जीरो का मतलब वो संख्या 100 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 से भी विभाज्य है। ठीक है। 5 से विभाज्यता सबसे आसान है।
जीरो या पांच है लास्ट में, तो पांच से विभाज्य है, सिंपल। छह से विभाज्यता क्या है? तीन और दो से विभाज्य है, दोनों से होने चाहिए। तीन से भी हो और दो से भी हो, चेक करेंगे अलग अलग। दोनों से विभाज्य है तो छह से विभाज्य है। जैसे कि 18, 42, 90, 90 का देखते हैं। दो से भी विभाज्य है, 45 मिलेगा। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई थ्री, 30 मिलेगा। तो इन दोनों से विभाज्य है, इसलिए छह से विभाज्य है। ठीक है। सात से विभाज्यता कैसी होती है? थोड़ी डिफिकल्ट है ये याद करने में। मुझे तो लगता है कई बार सात से विभाज्यता डायरेक्ट सात से डिवाइड करके चेक कर लो, बट फिर भी ये है कि इकाई के अंक को डबल करेंगे और बाकी जो डिजिट्स हैं उनसे माइनस कर देंगे। जैसे 672 का एग्जांपल यहाँ पे लिया है। अब दो, इकाई के अंक पे दो है, तो दो से दो का दोगुना होगा चार। चार कोई बाकी जो बचे 67 है इसमें से माइनस करेंगे, 63 आ गया। 63 सात से विभाज्य है, इसलिए 672 सात से विभाज्य होगा। इतना लंबा सोचने से मतलब हम लोग डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा 672 छोटी संख्या, ऐसे करके। ठीक, फिलहाल फॉर्मूला है, याद करना चाहें आप लोग। ठीक है ना। आठ से विभाज्यता, जैसे चार में हम लोगों ने लास्ट के दो डिजिट देखे थे। अगर चार से विभाज्य है तो आठ से विभाज्यता में हम लोग देखेंगे आखिरी के तीन डिजिट। अगर आखिरी के तीन अंक आठ से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या आठ से विभाज्य होगी। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 5584। अब इसमें 584, ये आठ से विभाज्य है, डिवाइड बाई एट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे सेवन टाइम्स जाएगा और थ्री टाइम्स 73 आएगा। तो ये विभाज्य है पूरी तरह से। तो पूरी संख्या आठ से विभाज्य होगी। ऐसे ही नौ से विभाजित, तीन से विभाज्यता जो थी उस सम नंबर जितने अंक हैं, अंकों के सम को, अंकों के योग को तीन से भाग देते थे। अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य होती है। ऐसे ही नौ से जब हम लोग चेक करेंगे तो सारे अंकों का, ये जो संख्या है, इनके सारे अंकों को आपस में हम जोड़ देंगे, और जो संख्या आएगी, योग जो आएगा, उसको हम देखेंगे कि नौ से विभाज्य हो रही है कि नहीं। अगर नौ से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या नौ से विभाजित है पूरी की पूरी। अब एग्जाम्पल में मैंने 30,555 लिया है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 45,682, क्या ये नौ से विभाज्य होगी? चलो जोड़ते हैं। चार, पाँच, छ, आठ, दो, कितना हो जाएगा? आठ दो 10, छह 16, और ये नौ, 16 9 25। 25 नौ से विभाज्य नहीं है, तो ये जो संख्या है ये डिवाइड बाई नाइन नहीं होगी, नौ से विभाज्य नहीं है। ठीक है। यहीं पे अगर हम ये ले लेते हैं, चार, छ, पाँच, चार, आठ, ये संख्या। अब इसमें चेक करते हैं, छः चार 10, पाँच 15, 15 4 19, 19 8 27। 27 नौ से विभाज्य है, हाँ बिल्कुल है, तो ये संख्या नौ से विभाज्य होगी। ठीक है। 10 से विभाज्यता और आसान है, इकाई के स्थान पे जीरो होगा, 10 से विभाज्य होगा। ठीक है। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल को लेके ही समझते हैं। ये संख्या है, ठीक है, 21 लाख, सॉरी 2,17,382। 2,17,382 है मान लीजिए। अब इसमें 217,382, इसमें सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग अलग निकालेंगे, विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग अलग निकालेंगे, और दोनों को डिवाइड करें, दोनों को माइनस करेंगे। जैसे ये अंतर देखते हैं, ये विषम वन, पहली स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो विषम स्थान ये निकला, ये निकला, ये निकला, तीन। तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 7 + 8, ये निकल के आई है 17। और ऐसे ही ये एक, तीन और दो ऐड करेंगे, छह आया। 17 और 6 का अंतर आ जाएगा 11। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही रैंडमली कोई और संख्या ले लेंगे, अगर 9 7 2 5 4 3, 6 डिजिट की ये भी ले ले ली। इसमें भी चेक कर लेते हैं आके एक बार।
135, इसको ऐड करते हैं, 9 + 2 + 4, ये विषम विषम स्थान के संख्या हो गए। ठीक है, कितना आ गया? 15। ये पी की वैल्यू हो गई। ठीक है, विषम स्थान पे। और क्यू इक्वल्स टू, मैं सम स्थान वाले अंकों को ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ। तो 7, 5 और 3 जोड़े जाएंगे, कितना आ जाएगा? 7, 5, 12 और 3, 15। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, यहाँ नियम में लिख भी दिया है मैंने कि या जीरो हो तो 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या जो रैंडमली मैंने चूज की है, ये 11 से विभाज्य है। ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, इकाई का अंक क्या होगा। ये सवाल आते हैं, अभी हम लोग करेंगे इसको कि, ठीक है। तो इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लंबी सी संख्या दी गई है, तो जितने इकाई इकाई वाले नंबर्स हैं, अंक हैं, उन सारे अंकों को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर गुणा करके है तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार पावर में पूछ लेते हैं, तो उसको हम अलग तरीके से निकालते हैं, साइक्लिसिटी चेक करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, 2, 8, 9, सॉरी 6 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं, जैसे ये मान लीजिए, एक बार दिखा दे रहा हूँ, बचपन में जैसे करते थे, 368, ये हमने मान लीजिए गुणा किया ऐसे। तो सबसे पहले इकाई के स्थान से इकाई के स्थान का गुणा होता था। ठीक है। और अगली बार जब हम लोग इसका गुणा करते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो लिखते थे, या कई जगह क्रॉस लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू करते थे, 6 × 2 = 12। तो हमेशा जो भी सम आएगा, यहाँ भी तीसरे वाले में 2 बार जीरो लिखेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो ये वाला आप देखिए, यूनिट इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे वही संख्या मिलती थी हमेशा जो इकाई और इकाई को गुणा करने पर मिलती है, 6। इसलिए हम सारे इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा करेंगे, और उसमें जो इकाई का अंक मिलेगा वही इकाई का अंक होगा पूरे गुणनफल का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा किया है 384, तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यही 4 आएगा इकाई का अंक। इस तरीके से हम सवाल करेंगे। उसमें फिर से मैं कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कराऊंगा सबका। ठीक है ना। हाँ, मैंने बोला था ना, घात वाले आते हैं जो पावर में, तो इसमें चक्रीयता चेक करते हैं हम लोग, साइक्लिसिटी। इसको भी मैं बताऊंगा आगे। ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट जो आना है, कितनी साइक्लिसिटी होती है वो लिख दिया है। ये भी बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए, ये क्वेश्चन करके ही बताता हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 2, 5, 6, 7 ⁻143। ठीक है। इसमें जो इकाई का अंक है, कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले क्या है इसका मतलब 143 का, 2, 5, 6, 7 × 2, 5, 6, 7 × 2, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके 140 टाइम्स, 143 टाइम्स, 143 बार इसको गुणा किया गया है। इसका मतलब यही हुआ ना, जैसे किसी संख्या की 4 की पावर 3, इसका मतलब होता है 4 × 4 × 4। 4 को 3 बार गुणा किया गया, तो यहाँ पे पावर 3 आई। ठीक है। ऐसे ही 2, 5, 6, 7 को 143 बार गुणा किया गया आपस में, तो पावर 143 आ गई। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली 7 जो, अगर हम इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये हम अगर हम निर्धारित करना चाहें, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, 7 है। इसी 7 को 143 बार गुणा किया गया है, तब जाके जो अंक आएगा वो इकाई के स्थान पे आएगा, और यहाँ पे कुछ और संख्याएं आएंगी। इकाई के स्थान पे यहाँ पे जो भी आएगा, वो 7 को 143 बार गुणा करने के बाद मिलेगा जो अंक, इकाई के स्थान पे जो होगा वही अंक आएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था। तो इसको हम चेक करते हैं कि 7 को गुणा, बार बार गुणा करने पर 7 से क्या मिलता है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 7 की पावर 1 जब होती है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7। जब इसकी पावर 2 करते हैं,
तो क्या मिलता है? 49, 49, 7 7 49, 49 यानी कि इकाई के स्थान पे 9 है। फिर जब पावर थ्री करते हैं, यानी कि 7 × 7 × 7, तो क्या आ जाएगा? 49 × 7, क्या मिलता है? यहाँ पे 6 आएगा, कितना आ जाएगा? 28, और 60 से 34, 343। ठीक है। इकाई के स्थान पे क्या मिला? 3। अब जब पावर फोर करेंगे, इसमें भी 7 का गुणा करते हैं, पावर फोर का मतलब इसमें भी 7 का गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 21, 30, और 21 और 3 24। ठीक है। तो क्या मिला इकाई का स्थान पे? 1। तो पावर फोर करने पे हमें मिला 1। और जब वापस से हम पावर फाइव करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 7, अगेन 7 मिल जाएगा, 7 × 1 = 7। और वापस से ये रिपीट हो जाएगी साइकिल यहाँ से यहाँ तक। मतलब 7 9 3 1। इसकी साइक्लिसिटी जो है, चक्रीयता 4 की है। 4 की मतलब 7 की जब 4 पावर होती है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, इसके बाद वापस से यूनिट डिजिट पे वही संख्याएं मिलने लगती हैं। जबकि हम पावर 5 करेंगे, 4 + 1, तब फिर से 7 मिलेगा। 4 + 2 यानी कि 6 करेंगे, 7 की पावर, फिर से 9 मिलेगा। मल्टीप्लाई होते होते तो हमें 4 अलग अलग नंबर्स इकाई के मिलेंगे, जब भी हम 7 की पावर निकालेंगे। तो हम ये करते हैं, जैसे मान लो 7 की पावर 1, तो यहाँ पे हमें इकाई के स्थान पे 7 मिलेगा। 7 की पावर 2 इकाई के स्थान पे 9 मिलेगा। 7 की पावर 3 इकाई के स्थान पे 3 मिलेगा। 7 की पावर 4 इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा। ये एक सेट हो गया। इसके बाद हम लोग 7 की पावर 5 पे जाएंगे, फिर से 7 मिलेगा। और 7 की पावर 6 पे 9 मिलेगा इकाई के स्थान पे। 7 की पावर 7 पे फिर से 3। और 7 की पावर जब 8 करेंगे, 7 की पावर 8 करेंगे, तो फिर से 1 मिलेगा। ये फिर रिपीट हुए, मतलब हर 4 पावर के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें चेक करना हुआ कि 11 अगर पावर है 7 की, तो कौन सी पावर आएगी, मतलब कितना इकाई के अंक पे कौन सा अंक आएगा इकाई के स्थान पे। तो हम जब चेक करेंगे 11 को, तो 4 बार 4 4 करके रिपीट हो रहा है, तो हम ये सिंपली 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा, उस पे ध्यान देंगे। तो शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 3। तो यहाँ पे सिंपली हम चेक कर लेंगे पावर 3 होने पे कौन सा अंक मिल रहा है। पावर 3 होने पे 3 मिल रहा है इकाई के स्थान पे। ठीक है। क्योंकि 4 को 2 बार पुनरावृत्ति 8 तक होगी। अब यहाँ पे 9 देखिए, 7 की पावर 9, 7 की पावर 10, 7 की पावर 11। फिर से वही आएगा, 7 9 3, और ये एक 7 की पावर 12 पे। 12 4 से विभाज्य है, तो लास्ट वाला मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही आ जाते हैं 143 पे। 143 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल मिलेगा? 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 2 शेष बचा, 23। 4 × 5 = 20, शेष बचा 3। ठीक है। जब 3 शेष बचा, यहाँ पे देखते हैं 7 की पावर 3 पे कौन क्या मिल रहा है इकाई के अंक पे? 3। तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 3 मिलेगा, ये है। ऐसे ही इसको हम चेक करेंगे, 3 वाले को। ठीक है। 2513 की पावर 85, तो यहाँ पे ये 3 हम चेक करेंगे, 3 की पावर को। जब 3 की पावर को हम चेक करेंगे, आते हैं यहाँ पे, 3 की पावर 1, 3। 3 की पावर 2, 3 × 3 = 9। 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 यानी कि 27। और जब 4 पावर करेंगे, तो 27 × 3 = 81। तो ये आ गई हमारी यूनिट डिजिट, 3971। बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ 2 और 8 को। ठीक है। अब जब 3 की पावर फिर से 5 करेंगे, 81 × 3 हो जाएगा। ये पावर 1, पावर 2, पावर 3 ये हो गया। पावर 4 पे 1 आया। जैसे ही पावर 5 करेंगे, तो 81 × 3, यानी कि 1 का 3 से गुणा हो रहा है इकाई के स्थान पे।
तो फिर से तीन ही मिलेगा, 243 आएगा। तो तीन ही मिल रहा है इकाई के स्थान पे, मतलब ये फिर से रिपीट हो गया। और 243 में फिर जब हम तीन का गुणा करेंगे, यानी कि पावर 6 करेंगे, तो फिर से 9 मिलेगा इकाई के स्थान पे, 729 आएगा। ये 9, तो ये रिपीट हो रहा है। इसकी साइक्लिसिटी 4 है, चक्रीयता। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 9 7 1, हर चार पावर के बाद। अब यहाँ पे आ जाते हैं सवाल में। तीन की पावर कितनी है? 85। 85 को उस चार की चक्रीयता से हम भाग देंगे, क्योंकि हर चार पावर बाद तीन की जो इकाई का स्थान है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे चार से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, 1 टाइम्स, और शेषफल कितना बचेगा? शेष 1 बचा, यानी कि तीन की पावर एक पे जो मिल रहा है, तीन की पावर एक पे तीन ही मिलता है इकाई का अंक पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देखेंगे, सात वाले में भी हमें तीन मिला था इकाई के अंक में, और इसमें भी तीन मिला था इकाई के अंक में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इकाई इकाई के अंक को, वही इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 9। ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा होता है, फोकस करते हैं इस पे अभी। सवाल लगाते टाइम फिर से क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल बताया था ये मैंने। और मैं इसमें फिर सारे साइक्लिसिटी के क्वेश्चन कराने से पहले अभी करवा देता हूँ फिलहाल। जीरो से लेके 9 तक जो सिंगल डिजिट वाले हैं, सबका एक बार हम लोग देख लेते हैं इकाई के अंक पे क्या आएगा। ठीक है? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ तक है। ये फॉर्मूला हो गया है यहाँ पे। तो इकाई के अंक वाले को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीरो का देखते हैं। जीरो में किसी का गुणा होगा, किसी का मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो से गुणा हुआ, इकाई का अंक जीरो, सोचना ही नहीं है। ये अपना पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, वन। वन की जितनी भी पावर कर लेंगे हम, 1 2 3, 1 की पावर 1 बराबर 1, 1 की पावर 2 ये भी 1, 1 की पावर 3 ये भी 1। यानी कि वन की कितनी भी पावर कर लो, वन ही आएगा इकाई का अंक। ठीक है? और एक से किसी का गुणा करेंगे तो जिस संख्या का गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। जैसे कि 6 × 1, तो 6 मिलेगी। ठीक है? अब दो पे आते हैं। दो की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यानी कि 6। इकाई के अंक 6 मिलेगा। अब जैसे ही 2 की पावर 5 करेंगे, यानी कि 32 आएगा, तो इकाई के अंक पे क्या मिल गया? दो, दो ऑलरेडी है। 2 की पावर 6 करेंगे, यानी कि 32 में दो से गुणा कर दो, 64। इकाई के अंक पे क्या मिला? चार ऑलरेडी है। ठीक है? और 2 की पावर जब जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, उसमें भी आप देखेंगे 2 की पावर 7 पे क्या मिलेगा? 128। 2 की पावर 7 128। 8 है। 2 की पावर 8 256। 6 मिला इकाई का अंक, ये भी है। ठीक है? तो ये रिपीट हो रहा है चार बार की पावर के बाद, ये बार बार रिपीट हो रहा है। साइक्लिसिटी इसकी 4 हो गई। चक्रीयता, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, चक्रीयता इसकी 4 हो गई। और जो यूनिट प्लेस पे नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 8 और 6, ये नंबर्स आपके आएंगे पावर्स में, बार बार रिपीट होंगे। इसके बाद आ जाते हैं पावर 3 पे। थ्री का जैसे हमने देखा, पावर 1 पे 3, फिर 9, फिर 7, और कितना? 81 1। ये इसकी भी चक्रीयता 4 है।
इसकी भी चक्रिता 4 है। और ये जो सेट मिल रहा है नंबर्स का, जो इकाई के स्थान पे आएंगे, वो ये मिल रहा है। ठीक है। 4 का देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 के घातीय 2 16, यानी कि इकाई के अंक पे 6 आएगा। 4 × 4 दैट इज 16। जैसे ही 4 की घात 3 करेंगे, तो 16 × 4 यानी कि 64। फिर 4 मिलेगा, 4 ऑलरेडी है। फिर 64 × 4 हो जाएगा 4 की पावर 4 में, इसी में 4 से मल्टीप्लाई। फिर क्या मिलेगा? 4 × 4 = 16, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगी। 24 × 1 = 25, 256, तो यूनिट डिजिट 6 मिल गई। इसकी चक्रीयता कितनी है? क्योंकि इसमें 2 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही, तो इसकी चक्रीयता 2 है। और जो इसमें सेट मिल रहा है नंबर्स का, वो 4 और 6 है। ठीक है। आते हैं 5 पे। 5 का तो सबसे आसान है। 5 की चाहे जितनी पावर करेंगे, 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, एक्सेट्रा। सब में यूनिट डिजिट पे आप लोग देखेंगे, इकाई के स्थान पे 5 ही 5 आ रहा है। 5 5 5 और 5, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, चक्रीता 1 है। और अंक जो मिल रहा है वो सिर्फ 5 ही मिल रहा है। ठीक है। तो उसमें जो रूल लिखा था, आपने देखा होगा, 0 1 5 और 6 लिखा था। ये अगर इकाई के स्थान पे हैं, तो इनकी कितनी भी पावर कर दो, इकाई के स्थान पे वापस से यही मिलेंगे। 6 का भी देख लेते हैं, चलिए। 6 का, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, फिर से 6 मिला। 6 की पावर 3 यानी कि 36 × 6 216। फिर 6 की पावर 4, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो वही मिलेगा, 216 × 6। यहाँ पे फिर से 6 मिल रहा है, 1296। फिर इकाई के स्थान पे 6 ही मिल रहा है, इसमें हर बार 6 मिल रहा है, तो इसकी भी चक्रीता 1। और अंक जो मिल रहा है वो 6। ये जो मैंने यहाँ पे ये लास्ट में ये लिखा है, संख्या और चक्रीता। आप देखिए, 1 का 1 है, 2 का 4, 3 का 4 निकाला था, 4 का 2 कौन से थे? 4 और 6। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका तो एक ही है। और यहाँ पे क्या था? 2 4 8 6। 3 का 3 9 7 और 1। 4 6 5 का तो 5 ही है। 6 का 6 है। 7 का हमने यहाँ निकाला था, 7 9 3 1। ठीक है। 7 9 3 1। 8 का चेक कर लेते हैं, 0 का तो एक ही है, 0। 9 का कितना होगा? एक तो 9 × 1 = 9, और दूसरा 9 9 81, 1। और वापस में 1 से गुणा होगा 9 का, तो फिर से 9 मिलेगा, इसलिए 9 और 1 दो ही हैं इसके। 81 × 9 करेंगे जब हम लोग, तो फिर से इकाई के स्थान पे 9 ही मिलेगा। तो 9 मिल गया, वापस से 1 मिलेगा, फिर ऐसे गुणा होता रहेगा। 8 का निकाल लेते हैं। 8 का निकालते हैं, चलिए। 8। तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 × 8 कितना होगा? 64, यानी कि 4 मिला। 8 की पावर 3 8 × 8 × 8, यानी कि 64 × 8 कितना मिल जाएगा? 2 चौक 32, 8 × 6 = 48, और 3 × 51 512। तो 3 पे यहाँ पे 2 मिल रहा है। अब जब 8 की पावर हम लोग 4 करेंगे, 8 की पावर 4 में क्या हो जाएगा? 512 × 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए आप, 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 दूना 16, यानी 6 आएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 8 × 5 = 40।
तो यूनिट डिजिट 6 मिल गया। पावर 4 करने पे 6। दोबारा जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा, अगली पावर जब इसकी हम निकालेंगे 8 की पावर 5, तो यहाँ पे इस यूनिट डिजिट का जैसे ही 8 से गुणा होगा वही यूनिट डिजिट मिलेगा। तो 8 छंग 48, 8। 8 ही मिल रहा है इकाई के स्थान पे। ठीक है। तो वापस से ये पुनरावृत्ति हो रही है। 8 4 2 6। हम आएंगे इसमें जो फॉर्मूला शीट मैंने लिखी थी, यहाँ पे 8 वाले मिला था। 8 4 2 और 6, यही था। 8 4 2 6। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 656, 275 की पावर इतनी, 171 की पावर इतनी। आप लोगों को प्रैक्टिस शीट भी दूंगा मैं, और प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व भी। अभी हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पे, जो क्वेश्चंस उठाए थे 2026 के। ठीक है। पावर वाला ही सबसे पहले कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी का है। डिविजिबिलिटी भी हमने चेक की। कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होगी, ये लिखा है कि ये कोई इक्वेशन दिया गया है एक। ये ये इक्वेशन है आपका। दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं। 10 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई n, ये इक्वल है 75 की पावर 25, और 25 की पावर 32, और 32 की पावर 75, इसके इक्वल है। तो इन्होंने पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी, m का मान कितना होगा पॉसिबल। ये चार ऑप्शंस हैं इसमें। इसमें m की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले ये 2026 का क्वेश्चन है। यूपीएससी के सी सेट 2026 में आया था, तो मैं वही क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमें, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म के में लिखने का मतलब है, हम कुछ 10 की पावर में लिखेंगे, ठीक है, ब्रेक करके। उससे 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पे निकालेंगे, जिससे 1000 निकल के ऐसे आ जाए। और बाकी बचे हुए को हम n मान लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई n। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1000 निकालते हैं, जो कि ज्यादा आसान है निकालना। और बचा हुआ 10 की घात हो जाएगी। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो है वैल्यू दी गई है, इसको हम सबसे छोटे से छोटे में डिवाइड करेंगे। जैसे 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 × 3, 25 × 3 75। और 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 × 5 × 3, ये हो गया 75, इसकी पावर हो गई 25, ये वाले का। इस पे आते हैं। ये 25 की पावर 32 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, इसकी पावर 32। ठीक है। और 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 5। 2 को 5 बार गुणा किया गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है। और उसकी पावर 75, 2 की पावर 5 पूरे की बाहर 75। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको हमने लिख दिया 5 की पावर 2, लिख सकते हैं × 3। एक एक स्टेप करा देता हूं मैं। इसकी पावर 25 वैसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ फिर से मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 32। और ये क्या होगा, 2 की पावर, जब ये बाहर जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर पावर लगा है और अंदर भी पावर लगा है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 75 और 5 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 और 37, 375 आ जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं।
मैंने बोला जब ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी होती है वो गुणा हो जाता है उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 की पावर 2 है और ये 25 है, दोनों मिलके 50 हो जाएंगे। और 3 की पावर यहाँ पे एक ही है तो 25 रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, 5 की पावर 2 है और बाहर 32 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर ये दोनों, 64 पावर आ जाएगी। और 2 की पावर 375 है ही। ठीक है। अब आते हैं, ये आ गया सबसे छोटे प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याओं में आ गई पावर 2 3 5 में। ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं, पूछा क्या है। इसमें इनको निकालना है, 10 की पावर में सब कुछ कुछ हो, बाकी 1000 हो, और उसके अलावा जो भी हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 1000 निकालता हूँ। 1000 का मतलब क्या है? 100 × 10। 100 कैसे मिलेगा? 25 × 4। ठीक है। 1000 को अगर हम लोग यहाँ ब्रेक करें, 1000 को, 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 × 10, यानी कि 25 4, और ये हो गया 5 × 2। 25 यानी कि 5 की पावर 2, और एक ये 5 की पावर, यानी कि 5 की टोटल 3 पावर। और 2 की भी कितनी पावर है? एक यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4 दूना 8, यानी कि 2 की पावर 3 है। यानी कि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इसको हम अलग कर लेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो अलग कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है। अरे एक स्टेप और लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। ये ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 की ये पावर और ये 64 और 50 जो पावर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 की पावर 114 इंटू 2 की पावर, लिख लेता हूँ इसके साथ, 375 था। और 3 की पावर है 25। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये वाला 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हम निकाल लेंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, दोनों से। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू, अब इस 114 में से जब 3 पावर निकल के यहाँ लिख दिया मैंने, तो बचा कितना? 5 की पावर 111। और ऐसे ही 2 की पावर 372 बचा। और ये वाला तो एज इट इज रहेगा, 3 की पावर 25। ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमें 1000 मिल गया, 1000 ये मिल गया। ठीक है, ये वाला। अब इसमें से हमें 10 की पावर निकालनी है। 10 की पावर यानी कि 5 × 2, और दोनों की सेम पावर होगी तभी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 111, इसमें से 111 पावर निकाल लेंगे हम। ऐसे लिख लेते हैं, 5 की पावर 111 इंटू 2 की पावर 111 इंटू 2 की पावर, इसमें से 111 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 372 में से 111 निकाल दिए, निकाल दो आप। 261 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे 261 इंटू 3 टू द पावर 25। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बीच में लिख लेते हैं, और ये वाला इधर लिख लेते हैं। आपका यहाँ पे मिल गया 5 × 2 10। 10 की पावर आपकी कितनी आ गई? 111। गुड़े, इसको इधर लिख लेते हैं, 1000, और गुड़े बाकी ये बचा, 2 की पावर 261 इंटू 3 की पावर 25। पूछा क्या है सवाल में? पूछा है कि m का मान कितना होगा। m यानी कि 10 की पावर में जितना है, 10 की पावर में कितना है? 111। ठीक है। यही 111 आंसर हो जाएगा। आपका आंसर है 111, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये 2026 का क्वेश्चन था। ठीक है ना? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो सॉल्व कर दिया था पिछले क्लास में।
किसी को कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, वो कभी भी पूछ सकता है ग्रुप में, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। जब भी जिसको भी डाउट आएगा किसी भी टाइम पे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला आते हैं जल्दी जल्दी। इसमें कहा गया है कि तीन चर संख्याएं हैं। वेरिएबल्स मतलब चर संख्या। चर संख्याएं मतलब जिनका मान कुछ भी हो सकता है, बदल बदल सकता है। एक्स वाई और जेड तीन चर संख्याएं हैं, जो कि दो, तीन, चार या पांच में से, इन चार जो संख्याएं दी गई हैं, दो, तीन, चार या पांच, इनमें से कोई एक वैल्यू लेती हैं। एक्स वाई और जेड अलग अलग, और ऐसी लेती हैं ये हमेशा डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, अभिन्न हो, सॉरी भिन्न हो। भिन्न संख्याएं, ये चारों, ये तीनों जो हैं एक्स वाई और जेड, भिन्न संख्याएं लेती हैं, अलग अलग। अब इन्होंने कहा कि एम और एन, एम दिखाता है मैक्सिमम वैल्यू, जो अधिकतम संभव मान है, और एन जो है वो न्यूनतम संभव मान है, मिनिमम वैल्यू। ये ये दोनों दिखाते हैं, दर्शाते हैं किस चीज के लिए। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है एक्स इंटू वाई, और इसको ऐड किया है जेड से। इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम संभव मान है वो एम है, और न्यूनतम संभव मान एन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आप बताइए एम माइनस एन क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अधिकतम संभव मान निकालना है और न्यूनतम संभव मान निकालना है, उन दोनों को घटा देना है, बस इतना काम करना है। अधिकतम संभव मान कैसे आएंगे, ये देखिए आप जरा। एक्स और वाई को गुणा किया गया है और जेड को जोड़ा गया है। बड़ी से बड़ी संख्या को दूसरी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करने पर ज्यादा बड़ी संख्या मिलेगी। जैसे इन सब में जो सबसे बड़ी गुणा करने पे संख्या आएगी दो संख्याओं को, वो चार और पांच को गुणा करने पे आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पांच या चार दोनों में से कोई ले लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 4 × 5। और उसके बाद जो बड़ी संख्या बची, क्योंकि जो सबका मान है वो भिन्न है, एक ही मान दो चार राशियों के लिए नहीं ले सकते हम लोग, मतलब एक्स वाई और जेड के मान किसी भी अवस्था में बराबर नहीं हो सकते। तो हम एक का मान चार और पांच को गुणा करेंगे, उससे बाद कौन सी बड़ी संख्या बची, तीन, क्रम में अगर हम देखेंगे तो तीन को हम ऐड कर देंगे, ये एम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 23। ठीक है। और एन के लिए क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे, उसके बाद जो छोटी बचेगी उसको जोड़ेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तीन और दो, तो 2 × 3 और +4, कितना आ जाएगा, 10। इन दोनों को घटा देंगे, 23 - 10 कितना आ जाएगा, 13। 13 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 13 उत्तर हो जाएगा। ये भी 2026 का क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। अगर आपको बेसिक चीजें पता है, उसी बेसिक को अप्लाई करके हम क्वेश्चन का मान निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, उत्तर। ठीक है। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी 2026 का ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा वैल्यू निकालने का, निकाल सकते हैं, इसको भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। इकाई के स्थान वाला देख लेता हूँ, ये अगले सेशन पे देख लेंगे, या अभी समय बचेगा तो इसको देख लेता हूँ तुरंत। ठीक है। इस पे आते हैं, इकाई के स्थान पे जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी। तो इकाई के स्थान पे बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 और 7। तो 6 की पावर 129, मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर से बाद में, पहले इसके इकाई का स्थान निकालते हैं। क्या आएगा, 6 की हमने निकाली थी, पुनरावृत्ति कितनी होती है, 4। सॉरी, 6 की हम कितनी होती है, एक वो लिखा था सेट मैंने, 0, 1, 5 और 6। इनकी चाहे जो पावर कर दो यही संख्याएं मिलेंगी, मतलब 6 की चाहे जितनी पावर कर दो, इकाई के स्थान पे वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे 6 आ गई इकाई के स्थान पे, और
सात वाले की कितनी निकली थी? चार निकली थी पुनरावृत्ति। अभी देख लेते हैं। ठीक है। सात वाले की कितनी निकली थी? चार निकली थी। सात नौ तीन एक। आ जाते हैं सिंपल इस पे। सात नौ तीन और एक। ठीक है। पावर कितनी है? 307। पुनरावृत्ति मतलब ये चक्रीयता कितनी है? चार। तो 307 को हम चार से भाग देंगे। कितना बचेगा? 28 और सात, यानी कि तीन बार, सॉरी 24 जाएगा। चार से 24 और प्लस तीन, यही होगा। सॉरी, 76। 4 × 76, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब तीन शेषफल बचेगा। शेष आएगा तीन। तो तीसरे स्थान पे कौन सा है? 7 की पावर 3 अगर करेंगे तो तीन मिलेगा इकाई के स्थान पे। तो 6 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 18। 18 में इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है। तो यही 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आसान था ये। ये भी 2026 का क्वेश्चन था। ये भी देख लेते हैं, आसान है। कह रहे हैं कि कितनी तीन अंकीय संख्याओं को दो के पूर्णांकीय घात के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं? सिंपल है। दो की पहले हम पावर लिखेंगे जो तीन अंक की होंगी, तो कहाँ से जाएंगी? 2 की पावर 5 नहीं, 32 होता है। 2 की पावर 6 64 होता है। इसके ऊपर बढ़ते हैं। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 512। जैसे ही 2 की पावर 10 जाएंगे 1024 आ जाएगा। ये भी नहीं हटेगा। तो मिले कितने टोटल? तीन ही तो मिले। दो की पूर्णांकी घात के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये पूर्णांकी घात के रूप में अभिव्यक्त हो सकते हैं दो की जितनी पावर्स वाले हैं। 128 256 512, टोटल तीन आ गए। आंसर थ्री। ठीक है। ये भी कल करवा देता हूँ, छोटा है। इसको भी लंबा जाएगा थोड़ा सा। ये देख लें। पांचवा क्वेश्चन, ये वाला पांच वाला। सभी द्विअंकीय, 2 डिजिट धनात्मक पूर्णांकों में, मतलब दो अंकी मतलब 10 से लेके 99 तक, दो अंकी यही हुए ना। पांच कितनी बार आता है? ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 से लेके 95 तक जो आएगा, या ऐसे कर लेते हैं कि सिंगल डिजिट पे कितनी बार आता है, और इकाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना। तो इकाई के स्थान पे 15 में आएगा और 95 तक आएगा टोटल। कितनी बार? 9 बार। पांच को छोड़ के, पांच भी अगर लेते तो 10 बार आता। तो 15 25 35 45 55 और 65 75 85 95, टोटल 9 बार आए। ठीक है। इसमें जोड़ेंगे कितना? ये इकाई के स्थान पे हो गया। मतलब अगर एक्स वाई करके कोई बना है दो अंकों की संख्या, तो वाई के प्लेस पे, यानी कि इकाई के स्थान पे पांच कितनी बार आएगा? 9 बार। 15 25 35 में देखो इकाई के स्थान पे आ रहा है, इसमें भी इकाई के स्थान पे है। और दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा? 50 से लेके 59 तक दहाई के स्थान पे सिर्फ एक ही बार यही मिलेगा। उसके अलावा दहाई में 10 का दहाई चलेगा, 10 11 12 20 में दो रहेगा, 30 वाले में 30 31 32 में तीन रहेगा। सिर्फ दहाई के स्थान पे यही मिलेगा 50 से लेके 59 तक। और यहाँ पे बीच में 55 भी आएगा, ध्यान देना। इसमें मैंने इकाई का स्थान वाला यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है 15 से 95 तक वाले में, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये इकाई का स्थान है। दहाई वाले में सिर्फ ये मिलेगा। तो 50 से 59 में 10 बार आ गया। 10 बार कैसे? 51 से 59 में 9 बार हो गया, और 50 वाला 10वीं बार। तो टोटल 19 बार ये आया है। ठीक है। 50 से 59 में 10 बार, और 15 से 95 तक में 9 बार,
और ये सिर्फ पूछा है कि द्विअंकी धनात्मक पूर्णांकों में, सिंगल डिजिट पूछा नहीं है। अगर 5 भी ऐड होता तो 20 बार हो जाता। ठीक है, तो 19 बार हो गया ये। कोई डाउट? ये भी आसान है, फटाफट देख लेते हैं। इसमें कहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में, सीरीज में, पहली दो संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्याएं अपनी ठीक दो पूर्ववर्ती संख्याओं के योग है। मतलब पहले की दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या बनी है, फिर चौथी संख्या तीसरी और दूसरी संख्या को जोड़ के बनी है। तो इन्होंने कहा है कि 4 और 7 जो हैं, ये पहली दो संख्याएं हैं। तो निकाल लेते हैं अनुक्रम। 4 और 7 पहली दोनों संख्याएं हैं, तीसरी क्या हो जाएगी? 7 4 11। चौथी क्या हो जाएगी? 11 और 7 जोड़ देंगे 18। पांचवी क्या हो जाएगी? 18 11 29। और छठी क्या हो जाएगी? 29 में 18 ऐड कर देंगे तो 47 आ जाएगी। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी। पूछा क्या है? छठवीं संख्या क्या है? छठवीं संख्या 47 है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद, इसके बाद अगली क्लास पे करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है। फिर भी कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक्स वाई और जेड, ये चार संख्याएं हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रही हैं। मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं ले रही हैं। एक्स एक्सिस पे ये जीरो है, जीरो के इधर वाली सारी 1 2 3, और इसके बीच में दशमलव वाले भी, क्योंकि रियल नंबर बोला गया है, वास्तविक संख्या। ठीक है। अब कहा, कह रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसे, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, y के इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल। ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तब जाके इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। नंबर सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आएगा इसी में। इसको हम लोग कर लेते हैं अभी, या बाद में करूं? लंबा जाएगा, आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा वो होगा। थोड़ा लेंदी बनेगा। नीचे का एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेता हूँ, ये वाला कल कराऊंगा। 2 3 इक्वेशन बनेंगे इसमें, फिर जाके वैल्यू आएगी। ठीक है। 2 4 मिनट और लेंगे। ये वाला आसान सा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, जस्ट इसके बाद है। ये भी 2026 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ये है कि दो अंकी संख्या है ए। ए कोई दो अंकी संख्या है, मतलब ये कोई एक्स वाई मान लेते हैं कि इकाई के स्थान पे वाई है और दहाई के स्थान पे एक्स है। मतलब इसको मैंने क्या बोला था, स्थानीय मान वाला काम देगा अभी क्वेश्चन करने में। ऐसे ही काम दे रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया इकाई और दहाई के स्थान पे, प्लस वाई इकाई के स्थान पे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सॉरी, 10 10 10 10 गुड़े 10 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जो बी है वो इसी को उल्टा करके मिला है, वाई एक्स ऐसे लिखा गया है। इसका मतलब 10y+x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x+y। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि a माइनस बी जो है
वो 27 का गुणज है। गुणज का मतलब 27 × 1, 27 × 2, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, यानी कि 27 होगा या 54 होगा, ऐसे करके होगा। या 27 × 3 = 81 होगा, ऐसे होगा। क्या होगा वो? a - b। तो इसको हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? 10x + y। माइनस का b की वैल्यू क्या है? 10y + x। जैसे ही हम करेंगे तो 10x + y -10y माइनस का x, ये क्या आ जाएगा? 9x - 9y। 9 हम कर लेंगे कॉमन, x - y, यानी कि जो अंक हैं, अंकों का जो अंतर है उसमें 9 से गुणा हो रहा है। ठीक है, a - b ऐसा मिल गया हमें कि 9 और गुणे अंकों का अंतर। और ये 9 गुणे अंकों का अंतर यानी कि 9 गुणे x - y, ये क्या आ रहा है? 27 × 1 या 27 × 2, ऐसे कुछ मिल रहा है। तो हम सबसे पहली पॉसिबिलिटी पे आते हैं, 27 × 1। ठीक है, तो ना x - y क्या होना चाहिए? 27 × 1 यानी कि 27 होने के। 9 × 3 = 27 है, यानी कि x - y की जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए। इन्होंने पूछा है कि ए ग्रेटर देन, एक चीज और बोला है, ए ग्रेटर देन बी है, तब ऐसे कितने भिन्न ए संभव हैं? ठीक है, x - y 3 है पहला, ये पहली पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, मतलब 27 अगर है तो x - y 3 आना है। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, अब समझना ध्यान से, थोड़ा सा ये लेंदी ये भी जा रहा है। ए मिलके बना है एक्स और वाई से। एक्स और वाई में इन दोनों का अंतर 3 है। और एक चीज बोला गया है कि ए जो है बी से बड़ा है, मतलब जो बी आएगा, यानी कि वाई और एक्स उल्टा करने पे, वो एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम, अभी मैंने 27 ले रखा है। a - b पहली बार में 27 ले रखा है, 27 का गुणक पहला वाला। ठीक है, और चूंकि ये दो अंकी संख्याएं हैं दोनों, इनका गुणक दो अंकी संख्याएं, तो हम 27 लेंगे, फिर 54 लेंगे, फिर 81 लेंगे, उसके बाद 3 डिजिट में चला जाएगा 27 का गुणक। तो वो हमारे काम का नहीं है। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, 27, 54 और 81 डिफरेंस आ सकता है, अंतर a - b की जो वैल्यू है पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम 27 लेंगे। तो 27 लेने के लिए 3 का डिफरेंस जो आना चाहिए 9 × 3 में, ठीक है ना, x - y, तो कितने पॉसिबल सब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू 3, कम से कम 3 ज्यादा होगी, डिफरेंस 3 होने के लिए 4 होगा। ठीक है, a ग्रेटर देन b है, इसका उल्टा हो जाएगा 41, a की वैल्यू और b की वैल्यू 14। ठीक है, फिर अब 1 से 3 के ज्यादा पे और तो कुछ होगा नहीं, तो 2 से 3 के ज्यादा पे ले लेते हैं, तो 25 हो गया। तो यहाँ पे 52 लिख लेते हैं, इसका उल्टा। ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू 52, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 41 - 14, 27। 52 - 25, 27। अगला लेते हैं 3 के डिफरेंस पे, तो 3, x की वैल्यू अगर 3 है, या उल्टे पे देख लेते हैं, y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू इससे 3 ज्यादा होगी। ठीक है ना, x - y में y की वैल्यू 1 है अगर, तो x की वैल्यू हो जाएगी उससे 3 ज्यादा, x ये =3 है, तो x =3 + y, यहाँ से। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, ये आ गया।
वाई की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। वाई की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे 63 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ये भी आपको 27 मिलेगा। अब 4 रखते हैं, वाई की वैल्यू 4, तो 4 3 7 47, ये 74। इसकी भी आ गई डिफरेंस 27। मैं नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 5, 8, 85 माइनस ये भी 27। वाई की वैल्यू 6 लेते हैं, तो 6 3 9, यहाँ पे 96 आ गए। इसका उल्टा सिंपल 27। इसके पहले 7, इसके बाद जब वाई की वैल्यू 7 होगी तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स की वैल्यू 10 2 डिजिट में आ गई। टोटल जो नंबर हो जाएगा वो 3 डिजिट में आ जाएगा। तो डिफरेंस 27 रखने पे, ए माइनस बी 27 रखने पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिल गए। ठीक है, ऑप्शन में 6 है लेकिन ये सही नहीं है, अभी हम और चेक करेंगे। अब हम देखते हैं ए माइनस बी अगर 27 × 2 है, यानी कि 54 है। अगर 54 अगर है तो डिफरेंस 54 आना चाहिए। ठीक है, और ये 3 का अंतर हो। अब देखना ध्यान से, अगर a माइनस बी 54 है, a माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाली थी 9 ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये अगर 54 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 6, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। कंपेयर करने पे 9 × x माइनस वाई, यहाँ 9 × 6, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई। अब a xy है और b जो है yx है, और x-y 6 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 + y। चलो वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो x की वैल्यू आ गई 7। 1 + 6, 17, 71 - 17 कितना आ गया? 54। फिर x की y की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 ऐड कर देंगे, 8। तो यहाँ पे 82, 82 - 28 फिर से 54। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो x की वैल्यू आ गई 6 3 9, यानी कि 39, और इसका उल्टा हो जाएगा 93। तो ये भी 54 आ गया। तो 3 ये भी मिल गई। ऊपर 6 मिली थी, नीचे 3 मिली थी। इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही y की वैल्यू 4 रखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 10, पॉसिबल नहीं है। तो 3 ही मिलेगा 54 पे। तो ये आ गई 9, टोटल 9 वैल्यूज अभी तक आई हैं। अब जैसे ही हम 81 पे जाएंगे, यहाँ पाते हैं 81 का मतलब है a माइनस बी की वैल्यू अगर 81 है, यानी कि 9x-y की वैल्यू अगर 81 है, यानी कि 9 × 9 है, तो x-y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। मतलब दोनों डिजिट्स के बीच में जो अंतर है वो 9 का है, पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब 90 हो, दो डिजिट की संख्याओं में। 90 को जब हम रिवर्स करेंगे तो 09, यानी कि 9 बचेगा, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। तो 81 वाला जो केस है वो नलीफाई हो जाता है, इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास सिर्फ 27 और 54 वाला केस बचा है। 27 वाले से हमें 6 पॉसिबल संभव मान मिले थे, और 54 वाले से हमें 3 संभव मान मिले हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 संभव मान है। और जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। 9 संभव मान, 27 वाले डिफरेंस से 6, और 54 के डिफरेंस से 3, ये मिला के 9 संभव मान। टाइम काफी हो गया मेरे ख्याल से, और हम कल करेंगे ऐसे ही। ये थोड़ा कम लेंदी था, ऐसे ही ये भी लेंदी है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो छोड़ा है मैंने, कहाँ गया? ये क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ा था अभी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, इसलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई डाउट? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं फिर, और क्वेश्चन और कराऊंगा मैं नंबर सिस्टम के।
और मेरी जो कोशिश रहेगी वो 2026 और 2025 के सारे जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद 2024 से पहले वाले जितने क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के, उनको मैं सॉल्व करके एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसमें से जो क्वेश्चन समझ में किसी को नहीं आ रहा है वो ग्रुप पे डाले, उसका आंसर मैं अलग से क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एंड करें आज का सेशन।